नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आशुतोष आज एक नए टॉपिक के साथ। तो शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस गुरु आशु जी चैनल पर। अनुवांशिकी पाठ के भाग 4 में हमने स्वतंत्र अपव्यय नियम की परिभाषा व द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है और उसमें हमने उदाहरण के द्वारा द्विसंकर क्रॉस को समझा था। तो उसकी F1 पीढ़ी प्राप्त की थी और स्वतंत्र अपव्यय नियम को सिद्ध किया था। अब हम उसके आगे का भाग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया भाग 4 देखकर ही अनुवांशिकी भाग 5 देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण। स्वतंत्र अपव्यय की F1 पीढ़ी में हमने देखा विषम युग्मजी पौधे का निर्माण होता है, जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात ये कैपिटल वाई दर्शाता है यहाँ पे प्रभावी लक्षण पीलापन है, इसलिए पीले बीज बने हैं। कैपिटल आर दर्शाता है कि गोल बीज जो हैं वो प्रभावी हैं, तो यहाँ पे बीज गोल बने हैं। F1 पीढ़ी में मतलब पीले और गोल बीज बनी। अब आगे हम F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण। मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग जब किया तो उसने स्वपरागण और परपरागण के गुण के कारण भी मटर के पौधे को ज़्यादा महत्व दिया। स्वपरागण एक आम बात है, लेकिन परपरागण जो है वो एक विशेष बात है उसके अंदर कि उसका विपुंसन करके उसमें परपरागण कराया जा सकता है। अब हम स्वपरागण कराते हैं तो हम दोनों जनक F1 पीढ़ी के ही लेंगे। दोनों ही जनक विषम युग्मजी हैं, क्योंकि अलग अलग युग्म विकल्पी हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जोड़े में कोई भी युग्म विकल्पी नहीं है। अब इनसे जो युग्मक बनेंगे वो युग्मक इस प्रकार बनेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार दोनों जनकों से सेम युग्मक बनेंगे। ये युग्मक अब संकरण करेंगे तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। ये युग्मक जब संकरण करेंगे तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। युग्मक संकरण के लिए बहुत सरल विधि है। इस विधि के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो निशान दिखाए हुए हैं। ये दो निशान, ये निशान जिस पौधे को हमने मेल माना है यानी नर माना है, यानी जिसके पुंकेसर हम यूज लेंगे, और ये जिसका स्त्रीकेसर यूज होगा, उस पौधे के युग्मक होंगे। युग्मक दोनों में समान है, लेकिन इनका केवल नर और मादा का प्रभाव जो है वो अलग अलग है। अब हम देखते हैं, इनमें संकरण कराएंगे, युग्मक आपस में संकरण करेंगे। ये एक युग्मक है, ये युग्मक, ऐसे युग्मक संकेतिक युग्मक हैं। ये सब के सब संकेत हैं। ऐसे युग्मक अरबों की संख्या में बनते हैं एक पौधे के अंदर। यहाँ हम संकेतों का उपयोग कर रहे हैं। जब ऐसा युग्मक इससे संयोग करेगा तो कैसा बनेगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों ही कैपिटल में है और दोनों ही युग्म विकल्पी प्रभावी हैं, तो फिर तो हरा और झुरीदार होने का संभावना ही नहीं है। यहाँ पे बीज
पीले और बीज गोल होंगे। दोनों प्रभावी लक्षण आ गए। फिर उसके बाद में देखते हैं ये इससे संयोग करेगा, तो यहाँ पे इससे संयोग करने के बाद में देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वही ये यहाँ तो पीले बीज बन गए क्योंकि दोनों समयुग्मज हो गए, लेकिन यहाँ प्रभाविता का नियम लग गया क्योंकि प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित है, इसलिए गोल बीज हो गए। फिर अगला ये इससे करेगा, इससे करने पर वही पीले गोल बीज आगे इसने किए, तो पीले गोल बीज। फिर इसने इन चारों से क्या, इसने इन चारों से संकरण किया, तो ऐसे बीज बने पीले गोल पीले झुरीदार, पीले गोल पीले झुरीदार, पीले गोल हरे गोल हरे गोल, पीले गोल पीले झुरीदार, हरे गोल हरे झुरीदार। मतलब इन चारों ने अलग अलग इनसे संयोग किया हमने और एक सारणी तैयार कर दी हमने कि कितनी संभावनाएं हो सकती है बीज बनने की। एक, अगर हम द्विसंकर संकरण कर रहे हैं और द्विसंकर संकरण की F2PD में स्वपरागण करा रहे हैं, तो बीज बनने की कितनी संभावनाएं हो सकती है, वो संभावनाएं हमने दर्शाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने 16 डब्बे बनाए हैं तो ये 16 बीज बनते हैं। ये एक संभावना है, इतनी प्रकार के बीज बन सकते हैं। बाकी 16 बीज तो एक संकेत हैं, ऐसे अनंत बीज बनते हैं, संख्या में बहुत ज़्यादा बीज बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब हमने इनका संकरण करवाया, F2PD का संकरण करवाया, तो हमने यहाँ भी नोट किया कि यहाँ भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू हो रहा है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब 2 गुण हैं, 2 गुण हमने लिया विपर्यासी लक्षण, पहला बीज का रंग और दूसरा बीज की आकृति गोल झुरीदार और बीज का रंग पीला और हरा। सबको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि पीला रंग प्रभावी है, हरा रंग अप्रभावी है और गोल बीज प्रभावी हैं और झुरीदार बीज अप्रभावी हैं। प्रभावी हैं, लेकिन जब अभिव्यक्ति होती है अगली युग्मक बनने के लिए, तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर अलग अलग युग्मक प्रभावी हैं, लेकिन एक दूसरे को अप्रभावित किए ये अलग अलग युग्मक बना लेते हैं। और ये अलग अलग युग्मक आगे जाकर जब संकरण करते हैं तो उनसे संकरण से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रभावी लक्षण आया तो वो प्रभाविता का नियम लग गया। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो यहाँ प्रभाविता का नियम लागू हो गया। तो मतलब इस सारणी से हमें तीनों नियमों की व्याख्या होती है। तीनों नियमों की व्याख्या का मतलब पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, यानी पृथक पृथक अपने अलग अलग युग्मक में युग्म विकल्पी चले जाते हैं। फिर तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी हर लक्षण अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति दर्शाता है, अलग अलग मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है युग्मक बनते समय। फिर अब हम आते हैं इनके समलक्षणीय अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो में। अब फिनोटाइपिक रेशियो, समलक्षणीय अनुपात का मतलब क्या है? समलक्षणीय अनुपात का हमने पीछे अध्ययन किया। जैसे साधारणतः हम देखते हैं कि किसी के लक्षण देखकर हम उसके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लो कभी कभी हमारी मारवाड़ी भाषा में एक कहा जाता है कि किसी बच्चे को देखकर या उसका उनियारा देख के बता दिया जाता है कि वो किस पर गया, अपने मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, नाना नानी दादा दादी किसी पे भी गया है। तो ये तो मारवाड़ी की कहावत है। और ये मारवाड़ी की कहावत नहीं है, ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा है कि हमारे बुजुर्ग जो थे उनको प्राचीन समय से अनुवांशिकता का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था और उस ज्ञान को कहीं ना कहीं हमने खो दिया है, उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं मेंडल के समलक्षणीय अनुपात में। समलक्षणीय अनुपात में जब बीजों को उन्हें मेंडल को लक्षण कैसे पता चले कि ये इसमें पीले बीज और गोल बीज हुए हैं। मेंडल को ये लक्षण पता चले उन बीजों को उगाने पर। उन बीजों को उगाने के बाद में जब पौधे बड़े हुए, पौधों से फिर फली बनी, फली से फिर बीज बने। उन बीजों को देखकर फिर मेंडल ने अध्ययन किया कि इस पौधे के बीज पीले और गोल हैं, इस पौधे के बीज पीले और झुरीदार हैं, इस पौधे के बीज हरे और गोल हैं, इस पौधे के बीज हरे और झुरीदार हैं। तो मतलब उन्होंने पौधों को देखकर, उनके लक्षण देखकर जब
उन्हें मतलब पता चला कि उनमें 9 पौधे ऐसे थे। उन्होंने जब भी अध्ययन किया तो उनके सारणी के हिसाब से उन्होंने एनालिसिस किया तो उन्हें 9 पौधे पीले और गोलाकार बीज के प्राप्त हुए। 9 पौधे पीले और गोलाकार बीज के प्राप्त हुए। फिर दूसरा, हरे और गोलाकार बीज के 3 पौधे प्राप्त हुए उन्हें। फिर जब उन्होंने देखा कि 3 पौधे ऐसे हैं जिनकी फली से हरे और गोलाकार बीज प्राप्त हो रही हैं, उन्होंने देखा कि 3 पौधे ऐसे हैं कि उनमें पीले और झुर्रीदार बीज प्राप्त हो रहे हैं। इस सारणी के हिसाब से उन्होंने अध्ययन किया। तो फिर एक पौधा हरा और झुर्रीदार, यानी अप्रभावी लक्षण दोनों युग्म विकल्पी समयुग्मजी रूप से होने के कारण अप्रभावी लक्षण यहाँ पे प्रकट हुआ। हरे और झुर्रीदार का एक पौधा उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार मेंडल ने जब एक एनालिटिकल यानी गणितीय अध्ययन किया तो गणितीय अध्ययन पर उनको समलक्षणी अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। अर्थात 9 पौधे पीले गोलाकार, 3 पौधे हरे गोलाकार, 3 पौधे पीले झुर्रीदार और 1 पौधा हरा झुर्रीदार प्राप्त हुआ। ये तो समलक्षणी अनुपात हो गया। अब आती है बात समजीनी अनुपात की कि उनकी जीनी संरचना क्या है। तो जीनी संरचना का जब सारणी के हिसाब से, इस सारणी के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं जीनी संरचना में उनको जो अनुपात प्राप्त हुआ वो अनुपात था 1:2:4:1:1:2:1:2 और अनुपात 1। तो इस प्रकार उन्हें 3, 3, 6 और 3, 9 प्रकार की जीनी संरचना के पौधे प्राप्त हुए। 9 प्रकार के जीनी संरचना के पौधे कैसे? जैसे मान लो पहला पौधा ये रहा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर यानी समयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज वाला पौधा, समयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज वाला पौधा प्राप्त हुआ। तो ये समयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज वाला इस सारणी में कहाँ है देखते हैं। इस सारणी में देखिए आप, पीले और समयुग्मजी गोलाकार बीज वाला, मैंने इनको नंबरिंग दिए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब समजीनी अनुपात में हम पढ़ेंगे, लेकिन समलक्षणी अनुपात में हम देखते हैं कि इनको 9 पीले गोलाकार बीज कैसे प्राप्त हुए और कहाँ इन्होंने देखा। तो इस सारणी के अंदर उन्होंने देखा। इस सारणी में आप ध्यान देंगे जहाँ जहाँ पर मैंने लाल निशान कर रखा है इस सारणी के अंदर वो सभी पीले और गोल बीज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस सारणी में इन 9 के आधार पे इन्होंने ये अनुपात में 9 लिखा। फिर 3 हरे गोलाकार बीज देखते हैं कहाँ हैं हरे और गोलाकार बीज। ये हरे गोलाकार बीज में जहाँ पे ब्लैक निशान लगा हुआ है, जहाँ पे काले पेन से निशान लगे हुए हैं, देखिए 1 हरा और गोल, 2 और 3, ये 3 हरे और गोलाकार हो गए। फिर अगला पीले और झुर्रीदार बीज। पीले और झुर्रीदार बीज के लिए आप देखेंगे, पीले और झुर्रीदार बीज के लिए मैंने नीले पेन से निशान लगा रखे हैं। ध्यान दीजिए आप, ये पीला और झुर्रीदार, फिर ये पीला और झुर्रीदार और ये पीला और झुर्रीदार। इस प्रकार 3 पीले और झुर्रीदार निकल रहे बीज। ठीक, फिर अगला 1 हरा और झुर्रीदार, ये कच्ची पेंसिल से निशान लगा हुआ है। देखिए 16 नंबर का जो लिखा हुआ है ना, ये हरा और झुर्रीदार, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण समयुग्मजी अवस्था में है, इसलिए इसने अपना लक्षण प्रकट किया है। एक पौधे में इसने अपना लक्षण प्रकट किया है। फिर हम बात करें तो समजीनी की। समजीनी में हमने देखा था कि 1:2:2:4:1:4:1:2:1:1:2:1। तो मतलब हम बात कर रहे थे पहला ये, यानी समयुग्मजी अवस्था में पीले और गोल बीज वाला पौधा। तो इसमें सारणी में देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इस सारणी में 16 नंबर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इन 16 में से
आप गौर कीजिए, ये पहला जो है ये पीला और गोल तो है लेकिन समयुग्मजीय अवस्था में है, तो समयुग्मजीय अवस्था में ये हो गया एक। फिर दूसरा देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये विषम युग्मजीय अवस्था में है, यानी बीज जो पीला रंग और हरे रंग के दोनों की युग्म विकल्पी इसके अंदर है, लेकिन ये गोल और झुर्रीदार वाला गुण लक्षण जो है उसकी समयुग्मजीय स्थिति है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये मतलब गोल बीज होंगे। फिर यहाँ इनमें दोनों में हम जानते हैं, पहचान गए होंगे कि कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, प्रभाविता का नियम। यहाँ प्रभाविता का नियम लगने के कारण ये बीज कैसे होंगे, वैसे तो ये बीज होंगे पीले और गोल, लेकिन ये समजीनी अनुपात देख रहे हैं तो हम देखते हैं ऐसी के ऐसी स्ट्रक्चर वाले कितने बीज हैं इसके अंदर। सारणी में आते हैं, देखते हैं, हम देखते हैं ये जो 3 नंबर वाला बीज है, एक तो 3 नंबर वाला, ठीक है, और देखते हैं, हाँ ये एक ये रहा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो हमने देखा नीचे कि दो बीज दूसरा अनुपात में 2 ही आ रहे हैं, इसलिए हमारे 2 कंफर्म हो गई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इसमें 2 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी जैसी संरचना वाले, हाँ ये मिल गए अपने को, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एक, फिर दूसरा ये रहा दूसरा, फिर तीसरा नहीं है क्योंकि ये 2 ही थे, तो ये 2 हमने सारणी में देखे, ठीक। फिर अगला आता है 4 कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ तो पूरा प्रभाविता का नियम लगा हुआ है दोनों में, कि दोनों में ही प्रभावी लक्षण हैं, इसलिए ये अपने गुण दर्शा रहे हैं। तो इसको हम सारणी में ढूंढते हैं, देखिए सारणी में, हाँ ये रही सारणी में 4 नंबर का ऐसी कैसी स्ट्रक्चर है, 7 नंबर की ऐसी स्ट्रक्चर है, फिर 10 नंबर की ऐसी कैसी जीन संरचना है, फिर 13 नंबर की ऐसी जीन संरचना है। तो इस प्रकार ये 4 पौधे प्राप्त हो गए, इस जीन संरचना वाले 4 पौधे प्राप्त हो गए। एक पौधा हमको प्राप्त होता है स्मॉल वाई और कैपिटल आर, अर्थात हरा और गोल बीज वाला पौधा। हरा और गोल बीज वाला पौधा देखते हैं हम सारणी के अंदर, ये देखिए हरा और, हाँ ये रहा हरा और गोल बीज वाला 11 नंबर का, देखिए आप, हरा और गोल बीज वाला, ये हरा और गोल बीज, अर्थात एक ही पौधा हमको ऐसा प्राप्त होता है। फिर अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाले हम देखते हैं जीन संरचना वाले कितने पौधे, 2 पौधे हैं। तो हम 2 पौधे ढूंढते हैं इसके अंदर, ये स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये 2 पौधे हो गए, ठीक है। फिर अगली स्ट्रक्चर आती है, ये एक जो है वो कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाला। तो हम ढूंढते हैं इसको, देखते हैं सारणी के अंदर कहाँ मिलेगा अपने को, कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाला, ये रहा 6 नंबर, एक हमको ये मिल गया, ठीक है। अब अगला अनुपात आता है, 2 मिलेंगे हमको कैपिटल वाई और स्मॉल आर की। तो ये 2 हो गए, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और दूसरा ये रहा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। अब लास्ट बचा है स्मॉल वाई
और स्मॉल आर यानी ये अप्रभावी लक्षण जो है समयुग्मजीय स्थिति में है, इसलिए ये लास्ट वाला। तो इस प्रकार हमने जाना कि स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम में हमने देखा कि मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के ऊपर आधारित नियम दिया और इसकी प्रत्येक पीढ़ी में F1 पीढ़ी में भी और F2 पीढ़ी में ये सिद्ध होता है, मतलब दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यवहित होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग भी होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम दिया और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम का समलक्षणीय अनुपात क्या आया? 9:3:3:1 और समजीनीय अनुपात 122, 412, 121। ये हम इस प्रकार याद कर सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पाठ, इसलिए परीक्षा में इससे छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, बड़े प्रश्न बनने के बजाय इससे छोटे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये पाठ जो है वो लगभग 4 नंबर का पाठ है। परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ 4 नंबर का पाठ है। तो इस प्रकार मेंडल का हमने स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम पढ़ा। स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम में अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य विद्यार्थियों के लाभ के लिए इसे शेयर कीजिए और जो नीचे लाल बटन दी हुई है सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आपको आगे बिना किसी विघ्न के प्राप्त होता रहे।